अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आवाज़ आप लोगों को साफ़ आ रही है? आज हमारी IS16 PPE की सेकंड क्लास है और हम लोगों ने पिछली क्लास में जो काम किया था, आई होप जो लोग आज जो पिछली क्लास में नहीं थे उन्होंने काम रिवाइज कर ही लिया होगा। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है तो उन्होंने देख लिया होगा। हम फिर भी उस काम को एक दफ़ा क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कशन किया था। तो हमने कुछ बात की थी किसके हवाले से? PPE के हवाले से। हमने PPE के हवाले से क्या बात की थी कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी से मतलब क्या हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट से मतलब क्या हुआ? वो सारी मशीनरी जो कि यूज होंगी प्रोडक्शन में। और इक्विपमेंट से मुराद ये कि वो सारी मशीनरी जो अदर देन प्रोडक्शन पर्पस है। फिर हमने बात की थी कि सर IS16 का जिंदगी में आने का मकसद क्या है? क्या मकसद था? जल्दी से बता दीजिए। PPE की अकाउंटिंग सिखाना। हमने पूछा क्या ये सारे एसेट्स पे अप्लाई होता है? जवाब आया नहीं सर, ये सिर्फ PPE से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है उस पे अप्लाई होता है। फिर हमने बात की थी कि PPE की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने बात की कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो क्या है? टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल से मतलब क्या है? जिसकी फिजिकल फॉर्म हो, वो मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है। और तो और उसकी लाइफ जो है 1 साल से ज्यादा की होगी, मतलब इसका बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा के अरसे में रिकवर कर सकते हैं। और तो और इसका यूजेज आउट ऑफ 3 या तो 3 हो तरह से हो रहा हो या तो तीनों में से किसी एक तरह से हो रहा हो। क्या यूजेज? या तो फॉर यूज इन प्रोडक्शन हो रहा होगा या तो यूज इन प्रोडक्शन हो रहा होगा। किसकी प्रोडक्शन के लिए? गुड्स के लिए। या तो सर्विसेज की फरहमी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा, या तो इसको हम लोग यूज कर रहे होंगे एडमिन पर्पस के लिए, या तो इसको हम लोग रेंट आउट कर रहे होंगे। तो सर जो IS16 में रेंटल की बात हुई है, तो IS16 जो है वो प्लांट एंड इक्विपमेंट की रेंटल्स को डील करता है। बिकॉज एक और स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह FAR1 में ही है, जिसका नाम है IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो किसके रेंटल्स को डील करता है? वो सिर्फ प्रॉपर्टी के रेंटल्स को डील करता है। क्लियर हो गई बात? तो IS16 प्लांट एंड इक्विपमेंट के रेंटल को डील करेगा और IAS 40 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके रेंटल को डील करेगा? प्रॉपर्टी। फिर हमने बात की थी सर कि किसी भी एसेट को हम अपनी बुक्स में किस टाइम पे रिकॉग्नाइज करेंगे। हमने कुछ बात इस तरह से की थी, वो कौन सा टाइम होगा जिस वक्त हम अपने पास उसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमने लंबा चक्कर लगाया था, वो लेक्चर 1 में आपको बात मिल जाएगी। उसके जो 2 सॉलिड पॉइंट है वो क्या कि सर उसको हम एसेट उस वक्त मानेंगे जब फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो क्या होगा? प्रोबेबल, राइट। और दूसरी बात क्या थी? उसकी कोई कॉस्ट होनी चाहिए जिसको हम लोग रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़े थे और फिर आगे क्या आई थी बात? मेजरमेंट एट रिकग्निशन, जिसको हमने इनिशियल कॉस्ट का भी नाम दिया था। और वहीं से हमारा काम जो है आज का शुरू हो जाएगा। वो सारी बातें जो मैं लिखता थोड़ा सा टाइम लग जाता, हमने टाइम को बचाने के लिए बातें वर्बली कर ली, क्योंकि हमारा पहला लेक्चर 1 दिन पहले ही हुआ था। अच्छा जी, तो क्या थी हेडिंग? मेजरमेंट एट रिकग्निशन, जिसको हमने यहां पे एक और नाम दिया था, क्या? इनिशियल कॉस्ट। बेटा कॉस्ट के अंदर हमारे पास 3 चीजें आएंगी। एक है परचेज प्राइस, ठीक है जी। दूसरा आएगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरी कॉस्ट आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अच्छा, लास्ट क्लास को जब हम एंड कर रहे थे तो हमारा डिस्कशन हो रहा था एसेट की डेफिनेशन के हवाले से। तो मैंने उसमें बोर्ड पे 2 बातें तो लिखी थी कि एसेट क्या है भाई? एक रिसोर्स, मतलब कमाने का जरिया है, जिसपे हमारा क्या है? बोलिए, कंट्रोल। कंट्रोल से मतलब क्या है? ये चीज मेरी है, उसको मेरी इजाजत के बगैर और इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जो तीसरा पॉइंट है एसेट की डेफिनेशन का, कि इससे इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो क्या है? बोलिए, प्रोबेबल है। तो इसका मतलब अगर ये 3 बातें मीट करती हैं तो एसेट की डेफिनेशन मीट होती है। क्या बात की थी हमने एसेट की डेफिनेशन के हवाले से? एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एंड आउट ऑफ व्हिच इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल टू फ्लो टुवर्ड्स एंटिटी। ये तो एक हमने पूरा एक लाइन पढ़ ली, 1 से 2 लाइन पढ़ ली, लेकिन इन्हीं लाइन को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं 3 अल्फाजों में
तो क्या है बेटा इन तीनों लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट तरीन तीन बातें, रिसोर्स जिसपे क्या है कंट्रोल, जिससे क्या हासिल होगा बेनिफिट, यानी कि तीन बातें याद रखनी है, एसिड की डेफिनेशन में आता है। अच्छा जी सर, परचेज प्राइस यानी कि मेजरमेंट एट रिकग्निशन, यानी कि रिकग्निशन हमें बताएगा कि इस डेट पे आप अपने पास एसेट को रिकग्नाइज बोले कर तो सकते हैं, अब जितने पे उसको रिकग्नाइज करना है, सही है जी, जिस कॉस्ट पे उसको रिकग्नाइज करना है उसके अंदर कितनी कितनी कॉस्ट आएंगी और किस तरह की कॉस्ट नहीं आएगी। तो कॉस्ट हमारे पास बेसिकली कितनी तरह की आनी है बोलिए, तीन तरह की, एक तो परचेज प्राइस, दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब परचेज प्राइस में हमारे पास आ जाएगा लिस्ट प्राइस या जिसको हम लोग रिटेल प्राइस भी बोलते हैं, ठीक, इसमें हम लोग ऐड करा देंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस या ड्यूटीज, और इसमें से हम लोग लेस करा देंगे बोलिए ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो प्राइस आएगी इसको हम लोग बोलेंगे परचेज प्राइस। अब सर ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं बार्गेन डिस्काउंट, यानी कि हम लोग एक चीज खरीद रहे हैं, जो सप्लायर है वो कहता है कि भाई लाख, हमारी उससे कुछ बार्गेनिंग हुई, उसने बोला ठीक है अब 90 दे दो, तो इसका मतलब लाख की चीज मांग रहा है, लाख वो मांग रहा है, लेकिन हमने चूंकि बार्गेनिंग वगैरह से कराई और अगर उसको हमारा कर लिया 90 पे, तो इसका मतलब वो जो हमें 10 का मिला वो क्या है बोलिए, क्या कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट में एक आएगा हमारा बार्गेन डिस्काउंट। दूसरी बात क्या आ सकती है इसमें, बल्क परचेज डिस्काउंट। ये वाली बात हम लोग PRC 4 में भी पहले पढ़ चुके हैं, तो यहां में सिर्फ मैंने बात कर ली कि खाली बल्क परचेज डिस्काउंट इज नॉट ओनली ट्रेड डिस्काउंट, वो जो हम बार्गेन कर रहे होते हैं उस पर जो हमें डिस्काउंट मिल जाता है उसको भी हम क्या बोलते हैं बोलिए, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। परचेज प्राइस के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, लिस्ट प्राइस आ जाएगी, फिर लिस्ट प्राइस बोले, टैग प्राइस बोले, रिटेल प्राइस बोले, उसमें हम जो भी टैक्सेस होंगे जो सरकार हमें रिफंड करने को तैयार नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे एसेट की कॉस्ट का बना देंगे पार्ट। और इसी तरह से अगर लेट्स सपोज हमने एसेट को किया था इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने में जो ड्यूटीज हैं अगर सरकार हमें रिफंड कर देता है तो वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और अगर वो रिफंड नहीं करता तो उसको हम क्या करेंगे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। तो जो भी लिस्ट प्राइस है या रिटेल प्राइस है उसमें हम लोग नॉन रिफंडेबल जो भी टैक्सेस हैं या जो भी ड्यूटीज हैं उसको हम करा देंगे ऐड। और अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया या ट्रेड डिस्काउंट हमने किसी न किसी तरह से हासिल कर लिया तो उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, उसमें से हम क्या कर देंगे उसको सबट्रैक्ट। तो ये जो अमाउंट आएगा दैट विल बी परचेज प्राइस। अब देखिए डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, सर ये क्या है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट? अपने पास आप लिखना चाहें अपने जबान में, नहीं तो हम थोड़ी सी इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे। क्या हमने बात की थी जरा सुनिए, एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। आप अपने पास अपने अल्फाजों में लिख लें, एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो हमने ये बात नोट कर ली अपने पास। इसी तरह से इस बात को एक और अंदाज से भी हम कर सकते हैं कि हर वो कॉस्ट जो कि एसेट को प्रेजेंट लोकेशन में, ठीक, या प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है ताकि मैनेजमेंट उसको अपनी इंटेंशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सके, उसको मतलब एसेट को अपनी इंटेंशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सके। अच्छा जी, यहाँ पे आपने अपने पास कुछ चीजें नोट डाउन तो कर ली, एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखते हैं। एग्जाम्पल्स में हाँ जी, मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों ने एसेट आउट ऑफ पाकिस्तान जाके परचेज किया है
तो उस एसिड की जो परचेज कॉस्ट होगी या परचेज प्राइस होगी वो तो वहां है, उसके ऊपर जो भी टैक्सेस या जो भी ड्यूटीज हैं, चलो जी वो तो परचेज प्राइस का हिस्सा है। और अगर हमें कोई डिस्काउंट वगैरह मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट जिसमें 2 तरह के डिस्काउंट आ रहे हैं, चलो जी वो माइनस कर दिए, वो तो परचेज प्राइस का हिस्सा है। तो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या आएगा, उन तीनों के अलावा मजीद यहाँ पे बातें आनी है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों ने एसिड इंपोर्ट कराना है, तो सर इंपोर्ट जब हम कराएंगे और जो सेलर है उसने रिस्क एंड रिवॉर्ड हमको ट्रांसफर कर दिया है, याद है जर्मनी से हम गए एसिड खरीदने के लिए और जर्मन पोर्ट पे उसने रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब अब मैं उसको अपने पास रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। तो सर क्या रास्ते की इंश्योरेंस मैं करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा, बोलिए करवाएंगे। तो अपने पास एग्जांपल लिखिए, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ठीक। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी क्या एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। ओ भाई एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने से पहले हम एसिड को वहां से यहां लेके तो आए तभी तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब सर एक जो रास्ते की इंश्योरेंस होगी वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, जो कि डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में आएगा। इसी तरह से सर जो ट्रांसपोर्टेशन है स्लैश कैरेज इनवर्ड, लिखे हमने पास, नोट कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन स्लैश कैरेज इनवर्ड आ गया। अच्छा जी, अब सर वहां से जब जर्मन पोर्ट से जब वो पाकिस्तानी पोर्ट पे आ गया, कराची के पोर्ट पे आ गया, तो क्या हम लोग इतने आसानी से एसिड को अनलोड करवा के अपने प्रेमिसेस तक ले जाएंगे? नहीं सर, हमने क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग वालों से इस चीज को पहले क्लियर करवाना होगा, जिसको हमने अच्छा खासा अमाउंट पे करना होगा। इसका मतलब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस यहां पे आ जाएंगे, अपने पास नोट डाउन कीजिए, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स जो होते हैं उनसे हम अपने एसिड को पोर्ट से रिलीज करवाते हैं, तो उनको जो हम चार्जेस पे कर रहे होते हैं वो क्लियरिंग चार्जेस बोले, लेकिन इन लोगों को ओवरऑल जो नाम दिया जाता है वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का नाम दिया जा रहा होता है। तो क्लियरिंग चार्जेस आप बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक, अभी तक हमने कितनी बातें लिख ली? 3 बातें लिख ली एग्जाम्पल के तौर पे। क्या बात लिखी सर? पहले हमने लिख दिया इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हो गया, फिर क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज इनवर्ड हो गया, फिर क्या हुआ, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग। अच्छा सर, कराची पोर्ट पे वो आ गया था और हमारी जो फैक्ट्री है वो है पंजाब में। अब वो कराची से, कराची पोर्ट से जो है वो ट्रैवल बाय रोड जो है वो कहाँ पहुंचाया जाएगा, बोलिए पंजाब। तो सर रास्ते में डिफरेंट पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां पे हमने चुंगी चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नाम देते हैं ऑक्ट्रॉय चार्जेस। क्या नाम देंगे? ऑक्ट्रॉय चार्जेस। ये जो है कंपलसरी चार्जेस है, कोई भत्ता नहीं है, ठीक, या कोई ये बदमाशी का कोई टैक्स नहीं है, ये एक लीगल चार्जेस हैं जो कि कराची से अगर वो फॉर एग्जांपल पंजाब में एंटर हो रहे हैं, इनफैक्ट हम भी अगर कराची टोल प्लाजा से पंजाब में जाते हैं तो हमने भी वहां पे टैक्सेस पे करने होते हैं। तो इसको अपने पास नोट डाउन कीजिए एग्जांपल के तौर पे, OCTROI, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, OCTROI, ऑक्ट्रॉय चार्जेस। उर्दू में तो चुंगी चार्जेस बोल रहे होते हैं। अच्छा जी, अब देखें, चलो जी एसिड हमारे पास आ गया, पंजाब में हमारे पास मियां चुन्नू में हमारी फैक्ट्री थी, वो एसिड आ गया। सर उसको जब अनलोड कराएंगे, ठीक, चलो जी अनलोडिंग की बात तो हम स्किप कर गए, खर्चा तो हमारा होगा क्योंकि हर लम्हे हमारा कोई ना कोई खर्चा हो रहा होगा। अब सर एसिड हमारे प्रेमिसेस में आ गया, अब जिस जगह हमने उस एसिड को इंस्टॉल कराना है जिस जगह हमने उस एसिड को इंस्टॉल कराना है, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि प्लांट को उतारा और चल मेरे भाई एकदम प्लग में लगाया चालू हो जाओ, ऐसा नहीं सर। जो प्लांट एंड मशीनरी होती है उसकी इंस्टॉलेशन के लिए भी अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन इंस्टॉलेशन से पहले हम लोग जिस जगह उस एसिड को रखेंगे तो उस जगह की हम लोग तैयारी भी करेंगे, जिसको हम लोग नाम देते हैं साइट प्रिपरेशन का, जहां पे हमारा मिस्त्री भी इन्वॉल्व होगा, जहां पे हमारे प्लम्बर्स भी इन्वॉल्व होंगे, इलेक्ट्रिशियन भी इन्वॉल्व होंगे, इसी तरह से हमारे कारपेंटर्स भी इन्वॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस एसिड को एक प्रॉपर जगह जाके रखना है, जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, पूरी पानी की पाइपलाइनें डाली जाएंगी अगर उस नेचर का एसिड है, पूरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिछाई जाएंगी, कारपेंटर का वर्क होगा। इसका मतलब हमने उस जगह को तैयार करना पड़ेगा जिस जगह हमने उस एसिड को रखना है। तो हम इन सारी बातों को एक नाम से पुकार देंगे, क्या? साइट प्रिपरेशन, SITE, साइट प्रिपरेशन।
अच्छा जी सर, एसिड तो हमने वहां पे जाके साइट प्रिपरेशन की और एसिड को वहां पे रख दिया। अब सर उसकी इंस्टॉलेशन जो हम कराएंगे, क्या ये जरूरी कॉस्ट है या नहीं है? बोलें जरूरी कॉस्ट है। तो अपने पास नोट डाउन कीजिए एग्जांपल में क्या, इंस्टॉलेशन। इसी तरह से एसिड जर्मनी से जब निकला पाकिस्तान आया तो सर उसकी हैंडलिंग के हवाले से भी हमने कोई ना कोई चार्जेस पे किए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ऐड कर लें हैंडलिंग कॉस्ट। इसमें सैकड़ों तरह की एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। आपने सिर्फ जिन अल्फाजों पे फोकस करना है वो क्या है, वो मैंने समेट के आपके सामने रख दिए। ओ भाई, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो एसिड की कॉस्ट का बन जाएगा पार्ट। सर मिसाल के तौर पे हमारी इंस्टॉलेशन चल रही थी और जो भी हमारी लेबर थी उसने ऐसी मस्ती शुगल में एक दूसरे को टूल उठा के फेंक दिया। अब हुआ कुछ यूं कि वो जो टूल था वो हमारी मशीनरी पे जाके लगा और उसका एक पार्ट जो था वो हो गया डैमेज। हमने बोला कोई मसला नहीं है, हम क्या करेंगे, वो जितना भी डैमेज हुआ है हम एसिड की कॉस्ट में उसको क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। तो जवाब आया भाईजान, इस तरह की कॉस्ट एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि ये हमारी अगर नेग्लिजेंस की वजह से कोई एडिशनल कॉस्ट हम पे कर रहे हैं तो वो एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। तो हम अपने पास नोट करके एक बात लिख देते हैं, एनी कॉस्ट इनकर्ड, नोट करके लिखिए, एनी कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस, any cost incurred due to negligence or ignorance, any cost incurred due to negligence or ignorance on part of company, on part of company, on part of company will not be capitalized, will not be capitalized, on part of company will not be कैपिटलाइज। चलें, ये भी हमने एक बात अपने पास नोट डाउन कर ली। सर एसिड को कमर्शियली इस्तेमाल करने से पहले, एसिड को कमर्शियली यानी कि एसिड के ऊपर एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले या एक्चुअल में उसके ऊपर काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एसिड का एक टेस्ट रन करते हैं। एसिड का एक टेस्ट रन करते हैं और उस टेस्ट रन के दौरान हमें अगर लगता है कि ये हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे, एसिड में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करवाएंगे। तो मेरे एक भाई बात बताओ, अगर किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन होती है, अगर किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन होती है तो मॉडिफिकेशन क्यों कराई जा रही होगी? सर जब हम टेस्ट रन चलाएंगे यानी कि एसिड को कमर्शियली इस्तेमाल करने से पहले, उसके ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, उसका एक टेस्ट रन करेंगे। तो सर टेस्ट रन कंडक्ट करने में हमारी जो कॉस्ट लगेगी वो भी एसिड की कॉस्ट का क्या बनना चाहिए, बोलिए, पार्ट, राइट। और तो और ड्यूरिंग टेस्ट रन अगर हमें किसी किस्म की कोई इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, रद्द-बदल करनी है, तो हम लोग जो मॉडिफिकेशन कराएंगे तो क्या मॉडिफिकेशन कॉस्ट भी एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? सर बिल्कुल बनना चाहिए। तो हम अपने पास लिख रहे हैं यहाँ पे प्री प्रोडक्शन प्री-प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग या प्री-प्रोडक्शन टेस्टिंग कॉस्ट, कॉमा डाल के लिख दीजिए मॉडिफिकेशन। अब अगर हम लोगों ने एसिड जो एक्वायर किया, जो परचेज किया, तो हमने हो सकता है कि कोई कंसल्टेंट हायर किया हो या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ली हो कि आप हमें बताइए कि हम इस तरह का प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो कहाँ से खरीदा जाना चाहिए, कौन सी कंपनी का होना चाहिए, कौन से ब्रांड का होना चाहिए। हम अपनी ख्वाहिशात उसके सामने रखेंगे और कंसल्टेंट हमें बताएगा। जैसे कि बहुत अक्सर और बेशतर होता है ना कि स्टूडेंट यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके पास चूंकि इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती तो वो क्या करते हैं, कंसल्टेंट हायर करते हैं जो बताते हैं कि भाई आप इस कंट्री में जाना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, उसकी इतनी फीस है, उसका ये क्राइटेरिया वगैरह वगैरह। यानी कि ये वो नॉलेज है जो कि आपके पास मौजूद नहीं होती। तो इसी तरह से जब हम कोई एसिड एक्वायर करना चाहते हैं और हमारे पास इतनी सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, जाहिर सी बात है हमारा वो डोमेन नहीं है, हमारा वो एरिया नहीं है कि हम लोग चप्पा चप्पा मार लें मुल्क का और पता करें कि यार कौन सी चीज़ कहाँ से अच्छी मिलेगी।
आउट ऑफ कंट्री की हम बात करें तो इसके लिए हम लोग जो कंसल्टेंट होते हैं उसको हायर करेंगे, वो हमारी रहनुमाई जब करेगा तो इसका मतलब ये कॉस्ट भी हमारी क्या है, कंपलसरी कॉस्ट है या नहीं है, कंपलसरी कॉस्ट है। तो कंसल्टेंट कॉस्ट अपने पास लिख लें, कंसल्टेंट या प्रोफेशनल कॉस्ट, कंसल्टेंट कॉस्ट लिखते हैं, कंसल्टेंट कॉस्ट लिख दीजिए, एटसेट्रास। हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, वक्तन फवक्तन एग्जाम्पल्स करते रहेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर, तो हमारे सामने डिफरेंट तरह की कॉस्ट नजर आ रही होगी। आपने क्या करना होगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये हैं सारी कॉस्ट जो हमने इनकर की है और कितने एसेट कितने से कैपिटलाइज करेंगे और कैपिटलाइज करने के बाद डेप्रिसिएशन होगा, उस ट्रीटमेंट जो है वो अपना आगे उसी वक्त कंटिन्यू होगा जब आप उसकी कॉस्ट को सही से पहचान लेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्या आ जाएगा बेटा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब आइए यहां पे जरा, इधर बेटा एक एग्जांपल ले रहा हूं। ईयर 0 पे, इधर ईयर 0 पे हम लोगों ने रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मेरे साथ रहिएगा, ईयर 0 पे हमने रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या न्यूक्लियर पावर जो प्लांट्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या ऑयल गैस डेवलपमेंट के हवाले से हमने प्लांट कोई खरीदा, तो ईयर 0 पे खरीदा, उसकी हमने परचेज प्राइस अदा की अज्यूमिंग 100 मिलियन। कितनी पे की? 100 मिलियन। अच्छा जी सर, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए हमने जो खर्चे किए उसको नाम क्या देंगे? डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। वो कितने के हुए बोलिए? 130 मिलियन के कुल मिला के अब तक हो गए। कब हुए बोलिए? ईयर 0 पे। हमने कहा कि भाई लाइफ हम ले लेते हैं इसकी 5 साल। कितनी लाइफ ले ली? 5 साल। अब मेरा आपसे सवाल यहां पे ये है, ये जो 130 मिलियन का खर्चा हुआ, क्या इसको हम लोग एक्सपेंस आउट करेंगे या कैपिटलाइज करेंगे? जी बोलिए, कैपिटलाइज करेंगे। सर चले हमने कहा कैपिटलाइज करेंगे, मेरा आपसे सवाल ये, खर्चा हुआ, एक्सपेंस आउट क्यों नहीं करेंगे? जवाब इसका ये है कि सर हम जानते हैं कि ये जो आप प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं, लाइफ है इसकी 5 साल, तो इसका बेनिफिट हमें सिर्फ 5वें साल नहीं होगा, इसका बेनिफिट हमें 5 सालों में होगा। तो अगर इसका बेनिफिट हमें 5वें साल होता तो हम इसको 5वें साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते, लेकिन सर इस 130 मिलियन वर्थ का जो खर्चा हुआ है, इसका बेनिफिट हमें 5वें साल खाली नहीं मिलना, हमें इसका बेनिफिट बोलिए कितने सालों में मिलना है? 5 सालों में मिलना है। ये वाली बात समझ रही? तो सर अगर इसका बेनिफिट हमें 5 सालों में मिलना है तो हम इस 130 मिलियन को क्या कराएंगे? बोलिए, कैपिटलाइज। आर वी क्लियर? ठीक है जी। अब सर ये तो हमने एसेट इतने का पड़ गया, 100 और 30 यानी कि 130 मिलियन का। अब ये है ईयर 1, ये है ईयर 2, ये है ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। हमने अभी बात की कि हम लोग ये जो प्लांट एंड मशीनरी लेके आए हैं, इससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग क्या करेंगे? सर कुछ रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स की हमने करनी है मैन्युफैक्चरिंग, या हमने कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है। तो सर जिस जगह, अब गौर से सुनिएगा, जिस जगह इस प्लांट एंड मशीनरी की हमने करनी है इंस्टॉलेशन, मेरे साथ रहिएगा सर, वो जमीन है सरकार की। क्या ये बात क्लियर? सरकार की जमीन। हम सरकार के पास परमिशन लेने के लिए गए कि सर हम जो है
प्लांट एंड मशीनरी हमने इंपोर्ट करा ली है और हम रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या ऑयल एंड गैस के हवाले से कोई प्लांट हम लगाना चाहते हैं, ज़मीन हम आपकी चाहते हैं कि हमें मिल जाए, तो क्या आप हमें इजाज़त देंगे? उन्होंने बोला हम आपको इजाज़त ज़रूर दे देंगे, लेकिन हमारी कुछ हैं शराइत। हमने बोला क्या शराइत हैं? उन्होंने कहा कि जैसा कि आपने बताया कि आपका एसेट की लाइफ है कितनी, बोलिए 5 साल। तो जब 5 साल एंड हो जाएंगे तो एसेट की लाइफ जब एंड हो जाएगी, जब यूज एंड हो जाएगा, राइट, तो आपने क्या करना होगा, चूंकि हम आपको सिर्फ इसी बेसिस पे परमिशन देंगे, तो उस वक्त आपने करना यह होगा कि उस एसेट को जिस जगह आप इंस्टॉल कर रहे हैं वहां से आपने क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, जब आप रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आपने प्लांट लगाया हुआ है तो पूरा उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये कॉस्ट आपने बेयर करनी होगी। सही है जी। उसको वहां से जब आप रिमूव करेंगे तो भाई कॉस्ट आपने बेयर करनी होगी। और तो और चूंकि आपने बात की थी कि रेडियो एक्टिव प्लांट की, क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो सर वो जो जगह, जिस जगह आप उस एसेट को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उस जगह को भी आपने क्या किया है, इन 5 सालों में नुकसान पहुंचाया है। वहां की आबादी मुतासिर हुई है, वहां का पानी मुतासिर हुआ है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो सारा का सारा नुकसान आप रिकवर कर लेंगे, लेकिन जितना भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है आपने उस जगह को क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा। अगर आप हमारी इन 3 शराइत को एग्री करते हैं तो ठीक है, हम आपको इस्तेमाल करने का परमिट दे देते हैं, एनओसी जारी कर देते हैं और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब हमने सरकार के सामने गए, अपनी बात रखी और सरकार की बात हमने मान ली। तो मेरे भाई मुझे बताइए, एक ऐसी कॉस्ट जो आज नहीं तो कब इनकर होनी है, 5वें साल, तो वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहलाएगी। अच्छा जी, यहां पे हमने एग्री कर लिया कि ठीक है यार हम इनकर करेंगे, तो हमें क्या मिल गया, बोलिए एनओसी मिल गया। क्या मिल गया, बोलिए एनओसी मिल गया, हमें परमिट मिल गया। अब बात यहां पे ये आ रही है कि सर हमने एग्री तो कर लिया है कि जो भी खर्चा होगा प्लांट को अनइंस्टॉल करने का, 5वें साल के एंड पे जब एसेट की लाइफ एंड हो जाएगी, यूज एंड हो जाएगा, तो उसको अनइंस्टॉल कराएंगे तो सर फिर खर्चा, और उस जगह से एसेट को रिमूव करेंगे सर फिर खर्चा, और तो और उस जगह को रीस्टोर करेंगे तो सर फिर खर्चा। इस पे हम लोग एग्री कर चुके हैं, तो ये तो इसके मतलब हम लोग हो गए लीगली तौर पे पाबंद हो गए हैं कि हमने खर्चा तो करना पड़ेगा। अब हमने अपने जो भी एक्सपर्ट्स थे कॉस्ट को एस्टिमेट करवाया, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स थे, हमने वो कॉस्ट जो इनकर कब होनी है, बोलो 5वें साल इनकर होनी है, तो हमने अपने एक्सपर्ट से उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करवाया। तो जो उसकी कॉस्ट एस्टिमेटेड पता चली, वो पता चली, बोलिए एस्टिमेटेड 10 मिलियन। ये जो कॉस्ट है ये क्या है, बोलिए हमारा एस्टिमेट है। और ये वो कॉस्ट है जो मुझे बताइए ईयर 0 पे इनकर होगी या ईयर 5 के एंड पे, बोले ईयर 5 के एंड पे। इसका मतलब ये जो कॉस्ट है ये कौन सी कॉस्ट है, बोलिए फ्यूचर कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है बेटा, फ्यूचर कॉस्ट है। अब आपसे मेरा सवाल यहां पे ये है कि एसेट तुम्हें अब तक पढ़ कितने का गया है, बोलिए 130 मिलियन का। शराइत हम पे सरकार ने लगा दी कि भाई उस एसेट को इंस्टॉल करना है, ठीक, तो उसके लिए अगर आप इन शराइत से एग्री करते हैं तो ठीक है, हम आपको परमिट देते हैं। हमने उस पर भी एग्री कर लिया, राइट। फिर क्या हुआ, जब हमने अपने एक्सपर्ट से वो कॉस्ट जो 5वें साल इनकर होनी है उसको एस्टिमेट लगवाया, कितनी आ गई, बोलिए 10 मिलियन। ये है एस्टिमेट। क्या ये ईयर 0 पे होगी या ईयर 5 पे, बोले ईयर 5 पे। अब सवाल यह आया कि सर एक ऐसी कॉस्ट जो इनकर होनी है ईयर 5 में, राइट, क्या मैं इसको एक्सपेंस आउट करूं या मैं उसको कैपिटलाइज करूं, ये सवाल आ गया। बोलिए क्या इसको हम लोग एक्सपेंस आउट करें या कैपिटलाइज करें? जी अच्छा, कुछ और बातें मैं करता हूं। चलें, वो लोग जो कहते हैं एक्सपेंस आउट, राइट, वो लोग जो कहते हैं एक्सपेंस आउट करें, मैं उनसे कुछ चीजें पूछता हूं।
या वो लोग जिनके ख्याल में आ रहा है कि हम करेंगे एक्सपेंस आउट, वो कुछ इस तरह से सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि सर पैसा हमारे पास से जाएगा, बोलिए कब? 5वें साल। तो हम लोग इसको 5वें साल का क्या रिकॉर्ड कर लेंगे? बोलिए एक्सपेंस। दूसरा बंदा बोलता है अबे यार जानी एक बात तो बता, ये जो तू खर्चा कर रहा है आज नहीं 5वें साल करेगा, ये तू कर क्यों रहा है? अबे यार मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं एसिड को यूज कर सकूं, क्योंकि अगर ये मैं नहीं पे करने का वादा करता तो मुझे परमिशन मिलेगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो 10 मिलियन का एस्टिमेटेड खर्चा है ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं क्या यूज कर सकूं? प्लांट एंड मशीनरी को बोलिए क्या कर सकूं? यूज कर सकूं। ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी को यूज कर सकूं। और प्लांट एंड मशीनरी जो मैं एक्वायर कर रहा हूं उसका बेनिफिट मुझे सिर्फ ईयर 0 पे या ईयर 1 पे मिलना है या 5 सालों पे मिलना है? 5 सालों में मिलना है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं एक्सपेंस आउट करता हूं, ठीक, तो मेरा ख्याल यह है कि मुझे सिर्फ उसका बेनिफिट कब मिलेगा? बोलिए 5वें साल। और अगर मैं उसको एक्सपेंस आउट नहीं करता तो बताइए दूसरा ऑप्शन क्या बनता है? कैपिटलाइज। तो आप फिर से मैं पूछता हूं, बताइए कि एक्सपेंस आउट करेंगे या कैपिटलाइज? सर अगर मैं एक्सपेंस आउट करता हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि इसका बेनिफिट मुझे सिर्फ कब मिलेगा? बोलिए 5वें साल। और अगर मैं इसको एक्सपेंस आउट नहीं करता तो क्या करता हूं? बोलिए कैपिटलाइज। कैपिटलाइज अगर करता हूं तो उस वक्त सोच क्या हो रही होगी कि भाई ये खर्चा क्यों किया जा रहा है? ताकि मैं इस एसेट को क्या कर सकूं? यूज कर सकूं, राइट? तो उस एसेट का बेनिफिट मैं कितने सालों में हासिल करूंगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल? 5 साल। तो सर इसका जवाब मुझे गुफ्तगू में ही मिल गया कि वो लोग जिनकी सोच थी एक्सपेंस आउट करने की, तो उनको जवाब ये मिला, ओ भाई इसका बेनिफिट खाली 5वें साल थोड़ी मिलना है, इसका बेनिफिट तो 5 सालों पे स्प्रेड होगा। इसका मतलब जब बेनिफिट स्प्रेड होना है 5 सालों में, तो इसको आप 5वें साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सर ऑप्शन दूसरा बचता क्या है हमारे पास? क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? बोलिए कैपिटलाइज करेंगे। वो जो 10 मिलियन की वैल्यू है ये प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू है। अगर आपको दिया हुआ हो डिस्काउंट रेट, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रेट या इन्फ्लेशन का रेट दिया हुआ है, आसान अल्फाज में 10% दिया हुआ है, यानी कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन जो है कितनी होगी? 10%। इसको यूं अज्यूम कर लें, अगर दिया हुआ है यहाँ पे डिस्काउंट रेट या इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ 10%, तो इसका मतलब फ्यूचर में इन्फ्लेशन क्या होगी? बोलिए 10% होगी। तो आज मैंने अपनी बुक्स में जिस वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड करूंगा वो तो आज की क्या होगी? बोलिए प्रेजेंट वैल्यू। और वो वैल्यू कौन सी है? बोलिए फ्यूचर वैल्यू है। तो क्या मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानता हूं या नहीं जानता? बोलिए जानते हैं। तो बताइए क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू मुझे मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n, या हम लोग एक और भी फॉर्मूला जानते हैं, वो कौन सा वाला? S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो अमाउंट आएगा दोनों में से कोई एक भी यूज कर लें, बताइए शाबाश। माइनस होगा प्लस होगा? क्या चीज भाई? ये क्या है? फ्यूचर वैल्यू है। मुझे क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला क्या सही है या गलत है? बोले 100% सही है भाई। क्या हो गया? मैं एक ही पे बात कर लेता हूं, ठीक है? ये ऊपर वाली नन्ही मुन्नी सी बात समझ आती है। अब वो क्या करते हैं कि पी वहीं पे छोड़ते और उसको उससे डिवाइड, अल्टीमेटली यही चीज बन जाती है। अब बताओगे बेटा कि ये कितना आएगा? 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर आपने कितना कर दिया? 5। बोलो 6.2 आ गया। चले मुनासिब 2-1 कर लो यार, मेरा कुछ नहीं खाना इसमें। अब देखिए इसमें हम कितना ऐड करेंगे? 6.2 मिलियन ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 136.2। ठीक है जी। ये जो है हमारे पास, ये जो है वो क्या कहलाएगी? कॉस्ट ऑफ एसेट। और ये जो 6.2 मिलियन है ये क्या है? बोलिए डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, जो कि रिकॉर्ड किस पे हुई है? बोलिए प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड। बोले तो सारा सिनेरियो में रिकॉल कर दूं, हमारे पास सिर्फ एक ही इसमें कंसर्न होता है। वो कंसर्न ये होता है कि सर जब एक कॉस्ट हमें पता है कि हमने आज नहीं कल इनकर करनी है,
तो सर इसको हम लोग आज क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू पे, कल क्यों नहीं? ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है। मैं इसमें बड़ा सुकून से आपको जवाब दे रहा हूं। मेरे भाई, मैं तो बिल्कुल कैजुअल अंदाज में आ गया, अरे मेरे भाई अगर तू उसको 5वें साल अपना रिकॉर्ड करता है ना एक्सपेंस, तो इसका मतलब तेरी सोच ये है कि तू ये समझ रहा है कि इसका बेनिफिट मुझे सिर्फ 5वें साल मिलेगा, राइट? और अगर आप इसको एक्सपेंस आउट नहीं करते, आप बोलते हो नहीं यार मैं इसको करूंगा कैपिटलाइज, ठीक, तो इसका मतलब आपका ख्याल ये है, आपकी सोच ये है कि इसका बेनिफिट मुझे कितने सालों में मिलना है? बोलिए 5 सालों में मिलना है। तो यहां पे जो सूरत हाल है वो क्या है कि एसेट की बात हो रही है, तो इसका बेनिफिट हमें 5 सालों में मिलना है, 1 साल में मिलना है? 5 सालों में मिलना है। तो हमने क्या किया, वो जो भी फ्यूचर कॉस्ट थी उसको एस्टिमेट करवाया और डिस्काउंट करके उसकी क्या मालूम कर ली? बोलिए प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारे पास जब परचेज प्राइस आ गई, हमारे पास डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आ गई, उसमें हमने तीसरी कौन सी कॉस्ट को ऐड करा दिया? डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू। तो इन तीनों को सम अप कर लेते तो हमारे पास क्या हो जाता है? बोलिए इनिशियल कॉस्ट आ जाएगी कि हम जब अपने एसेट को मेजर करेंगे रिकग्निशन के फौरन बाद, जिस पे मेजर करेंगे वो कौन सी वैल्यू होगी? बोलिए 136.2 मिलियन होगी। जल्दी से कॉपी कर लो। और अब आप लोग हैंडआउट पे भी आ जाइए, हैंडआउट पे आ जाएं और हैंडआउट के पेज नंबर आएंगे 4 पे। हम लोग ने पीआरसी लेवल पे, या हो सकता है पीआरसी नहीं, इंटर कॉमर्स लेवल पे भी या ओ लेवल्स वाले लेवल पे भी, हमने 2 कॉस्ट देखी थी इन तीनों में से। कौन सी 2 देखी थी? एक तो परचेज प्राइस देखी थी और दूसरी देखी थी हमने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट नहीं देखी, जो कि हमने यहाँ पे समझ आ गई बात। ठीक है जी, आई होप सो सब लोगों को पॉइंट क्लियर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ बेटा, पेज नंबर 4 पे आ जाइए, पेज नंबर 4 पे। अब देखें इनिशियल कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। कॉस्ट दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन एसेट आर दोज that are necessary to bring the asset to a location and condition suitable for its intended use. It is calculated as follows: purchase price, directly attributable cost, और तीसरी कौन सी आ गई? Initial estimate of future cost where the entity has the obligation to incur these costs. 2 लफ्जों में बोलेंगे dismantling cost, 2 लफ्जों में बोलेंगे dismantling cost, right? फिर आ गई बात परचेज प्राइस की। द टर्म परचेज प्राइस इंक्लूड इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। द परचेज प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड वेयर द परचेज प्राइस इंक्लूड अ टैक्स दैट विल बी क्लेम बैक फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटी। दिस टैक्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम, वही सारी बातें। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट देख लें। कॉस्ट आर दोज दैट आर डायरेक्टली एंड नेसेसरीली इनकर्ड टू ब्रिंग दी एसेट टू अ लोकेशन। हमने बात की थी एसेट को प्रेजेंट लोकेशन में और कंडीशन में लाने के लिए इनकर की जाती है ताकि मैनेजमेंट की ख्वाहिशात के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकें। और फिर क्या लिखी हुई बात? recognition of cost in the asset carrying amount must stop as soon as the asset is in location and condition that enables it to be used in the manner intended by the management। यानी कि वही बात, मैनेजमेंट की ख्वाहिशात के मुताबिक इसको हम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां पे इसकी स्टॉप हो जाएगा। जो भी कॉस्ट कैपिटलाइजेशन एग्जांपल्स कुछ लिखी हुई, हमने भी कुछ अपने पास एग्जांपल्स लिख ली थी। अच्छा जी, फिर यहाँ पे कुछ बोलता है कि कौन कौन सी कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होनी। एडमिन और जनरल ओवरहेड जो है वो हमारी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि एसेट आए या ना आए हमारे ये खर्चे जो है वो तो होने ही हैं, तो एडमिन और जनरल ओवरहेड जो है वो हमारे एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट की जा रही है उस नई प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, तो सर इसका ताल्लुक भी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट से नहीं है। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बेटा वो जो बेसिक बुनियादी बातें हैं ना उसको मत भूलना। ओ भाई मैं बार बार कैजुअल अंदाज से बोल रहा हूं, एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए सर अब इसकी मार्केटिंग हो रही है, सर एसेट जो है वो घाटे में जा रहा है, सर वो प्रोडक्ट बिक नहीं रही है, सर वो बाद में हमारी मिस हैंडलिंग वही टूट गया, सर वो लोग मस्तियां कर रहे थे एम्प्लॉइज लेबर उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। तो भाई इसका ताल्लुक डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट से नहीं है, ऑल्दो वो कॉस्ट किसी ना किसी सूरत में है, लेकिन वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सर हमने एसेट को बड़े मान सम्मान से यहाँ पे लाके साइट प्रिपरेशन करा, इंस्टॉल कर लिया, बाद में सेट आया उसने बोला यार यहाँ पे सूट नहीं कर रहे, काम करो यहाँ से उठा के उसको वहां रख दो। तो सर ये क्या बात हुई? अगर हम लोग यहाँ से उठा के वहां की साइट प्रिपरेशन करें, फिर से वो सारा खर्चा, फिर से सारी कॉस्ट लग रही है हमारी,
तो ऐसे अगर करने लगे तो हमारा एसेट दिन ब दिन डेप्रिशिएट होने के बजाय उसकी तो वैल्यू एप्रिशिएट हो रही होगी। तो स्टैंडर्ड ये बोलता है एक दफा आपने एसेट को लाके रख दिया, अब बाद में अगर तुम जगह बदलते हो जो भी खर्चा होता है तो वो खर्चा जो है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो जिस तरह से जनरल एंड एडमिन ओवरहेड एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं नहीं बनेगा। सर एसेट इस्तेमाल में आना शुरू हो गया, अब प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन सर वो जो हम चीज बना रहे हो मार्केट में कोई खरीदार नहीं मिल रहा, अब हमें नुकसान हो रहा है। तो भाई नुकसान हो रहा है, इसका ताल्लुक डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट से नहीं है। उसको लॉस तुम पीएनएल में जाके बुक करोगे, लेकिन आप अपने पास उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बिकॉज पीएनएल में बुक करना एक अलग मीनिंग बनता है और कैपिटलाइज करना एक अलग मीनिंग बनता है। पीएनएल में बुक करना मतलब एक्सपेंस मानना, और कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, एसेट ट्रीट करना। तो दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अब देखिए फिर उसने बोला कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, फॉर एग्जाम्पल ऑन हाउ टू यूज द न्यूली एक्वायर्ड एसेट। अब आप मुझे बताओ बेटा, स्टाफ ट्रेनिंग क्या एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? भाई एसेट आ गया, हमें पता नहीं है इसको यूज किस तरह से करना है, तो हमने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, तो यार ये तो जरूरी है, ये तो जरूरी है, ये तो इसके बगैर तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते मशीनरी। तो आप मुझे बताओ, मुझे तो लगता है ये जरूरी है, आपको क्या लगता है, क्या ये जरूरी है या नहीं है? सर कॉस्ट लग रही है, ये तो एक ऑनगोइंग कॉस्ट है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो सर इस तरह की ट्रेनिंग तो हासिल करनी ही पड़ती। चले हमने कहा ये ऑनगोइंग कॉस्ट है, सवाल ही पैदा होता है क्या इसको एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कोई रीजन दे, जरा सॉलिड रीजन दें कि क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे। अच्छा कोई और? हाँ बेटा। नहीं एसेट तो आपके पास पड़ा हुआ है, सही है, उसको यूज नहीं करना आता, बंदों को ट्रेन कर रहे हैं हम। अब वो जो ट्रेन कर रहे हैं तभी उसको यूज करेंगे। मैं पॉइंट सबके सुन रहा हूं। हाँ बेटा। अच्छा ये भाई साहब कह रहे हैं कि सर वो जो आपके अल्फाज थोड़े से मैं मजीद बेहतर करके बताता हूं, वो ये कह रहे हैं कि सर एम्प्लॉयज को या लेबर को जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, एम्प्लॉयज को या लेबर को जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पर हमारा जो खर्चा हो रहा है, ठीक, अब उसको हम लोग एक्सपेंस आउट इसलिए करेंगे, उसको एक्सपेंस आउट इसलिए करेंगे, कैपिटलाइज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सर एसेट की डेफिनेशन को मीट करने के लिए जो सबसे अहम तरीन अल्फाज है आउट ऑफ 3 बताएंगे। एसेट एक रिसोर्स है, ठीक, जिस पे हमारा क्या होना चाहिए, बोलिए कंट्रोल। तो सर क्या हमारे एम्प्लॉइज पे कंट्रोल है या नहीं है? सर एम्प्लॉइज पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके ऊपर जो हमारा खर्चा हो रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सर हमारा एम्प्लॉय पे या लेबर पे कंट्रोल नहीं है। और जब कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब ये तो सर एसेट की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करता। तो जब एसेट की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करता तो हम इसको क्या करेंगे, बोलिए एक्सपेंस आउट करेंगे। तो स्टाफ ट्रेनिंग को हम लोग कैपिटलाइज क्यों नहीं करेंगे बताइए? बिकॉज वी हैव नो कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज एंड इन ऑर्डर टू मीट द डेफिनेशन ऑफ एसेट ये मस्ट है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, बोलिए क्या होना चाहिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंट्रोल। कंट्रोल की बात हमने कल भी पिछली क्लास में कही थी नहीं की थी? ओ भाई ये चीज मेरी है, इसको क्या था बात, क्या थी बात, इसको मेरी इजाजत के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे मेरा क्या है, बोलिए कंट्रोल है। मैं एबिलिटी रखता हूं तो उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। तो स्टाफ ट्रेनिंग को हम लोग क्यों नहीं अपने पास कैपिटलाइज करेंगे? अपने पास पॉइंट नोट डाउन कर लें। बिकॉज वी हैव नो कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज, वी हैव नो कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज। आगे जरा बढ़िए थोड़ा सा जल्दी। रमजान शरीफ के बाद इंशाल्लाह हमारी क्लासेस का मैंने आपको बता दिया दौरानिया कम से कम पौने 2 घंटे तो होगा। अभी तो मुश्किल से घंटा सवा घंटे की क्लास हो रही है, तो एक रिदम नहीं बनता। चले जी आगे बढ़े। अब आ जाइए पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे आइए। पेज नंबर 5 पे आइए। अच्छा आज से पहले जो प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग कॉस्ट थी उसको हम नेट ऑफ बेसिस पे रिकॉर्ड करते थे, उसको हम लोग नेट ऑफ बेसिस पे रिकॉर्ड करते थे। सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जो मशीनरी है जिसको हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, जिसके ऊपर कमर्शियल प्रोडक्ट हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले उसको टेस्ट रन चलाया जाएगा।
उस पे हम लोग एक्चुअल में प्रोडक्शन शुरू नहीं करेंगे, हम पहले कुछ सैंपल्स निकाल के देखेंगे। बेटा बात समझ आ रही है? सैंपल्स निकाल के देखेंगे। तो सैंपल बनाने में क्या हमारी कॉस्ट इनकर होगी या नहीं होगी? बोलिए, होगी। कॉस्ट सैंपल बनाने में हमारी कॉस्ट इनकर होगी। तो लेट्स सपोज कि हमारी जो परचेज प्राइस लग गई वो लेट्स सपोज थी 100, ठीक है जी। और जो टेस्ट रन के हवाले से हमारी कॉस्ट लग गई फॉर एग्जांपल 10 की। और सर वो जो सैंपल्स बने हमारे, हमने उनको बेच के हम लोग ने इनकम फ्रॉम सैंपल, उनको बेच के हम लोगों ने 5 रुपए हासिल कर लिए, ठीक। तो पहले क्या ट्रीटमेंट हुआ करता था कि 100 + 10 - 5 कितना बन गया? 105। पहले जो ट्रीटमेंट हुआ करता था वो क्या हुआ करता था कि जो भी हम लोग सैंपल्स बनाते थे, ठीक, और उससे जो हमें प्रोसीड्स हासिल होती थी उसको हम लोग एसेट की जो भी कॉस्ट होती है उसमें से करा देते थे माइनस। ये स्टैंडर्ड में अपडेट आने से पहले का ट्रीटमेंट है। तो आप जितने भी सवालात बुक के अंदर हो सकता है देखें, और वहां पे आपको नजर आ रहा हो टेस्ट रन कॉस्ट, नेट ऑफ प्रोसीड ऑफ सैंपल। तो बेसिकली उसमें किया क्या जा रहा होता था, जो भी कॉस्ट होती थी उसमें से हम लोग सेल प्रोसीड को माइनस कराते थे। तो जो माइनस कराने के बाद अमाउंट आता, ठीक है जी, 10 - 5 करने के बाद जो अमाउंट आता उसको हम लोग क्या करते? कैपिटलाइज। आज से पहले ये हुआ आ रहा था मेरे भाई, क्लियर हो रही बात? लेकिन अब स्टैंडर्ड में आई है कुछ चेंजेस, और चेंजेस जो आई हैं उसने ये कहा कि हम लोग क्या करेंगे? जल्दी से बताइए। सिर्फ और सिर्फ एसेट की कॉस्ट में कितना जाएगा? ये क्या होगा? एडेड टू कॉस्ट ऑफ पीपीई, राइट। और ये जो 5 है इसको हम लोग इनकम ट्रीट करेंगे, बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आज से पहले या जितने भी पास्ट पेपर्स आप देखेंगे उसमें आपको जब भी मेजरमेंट, ये जो बात है ना, मेजरमेंट एंड रिकग्निशन के बाद जो इनिशियल कॉस्ट है उसमें जब आप लोग परचेज प्राइस की यहां पे बात नहीं हुई, यहां पे बात किसकी हो रही है? अभी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की बात हो रही है। तो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में हम जब गए तो हमें नजर आया कि भाई एक टेस्ट रन कॉस्ट है, और नेट ऑफ जो सैंपल्स आए उसको हमने बेच के भी 2 पैसे हासिल कर लिए। तो आज से पहले ट्रीटमेंट क्या हो रहा था, मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं क्योंकि आज से पहले ट्रीटमेंट क्या हो रहा था, और अब हो सकता है कि एग्जामिनर अपडेटेड ट्रीटमेंट के हवाले से आपसे सवाल पूछे। तो पहले क्या हो रहा था लास्ट टाइम? सर जो भी कॉस्ट माइनस सेल्स प्रोसीड था, जो जवाब आता वो एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाता? बोलिए, ऐड। लेकिन अब जो चेंजेस आई हैं वो चेंज क्या है कि जो भी परचेज प्राइस है उसमें से सिर्फ टेस्ट रन कॉस्ट जो है वो क्या कराई जाएगी? ऐड। और वो जो सैंपल्स बेच के जो हम पैसा हासिल कर रहे हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रिकॉर्ड कर लेंगे? एज एन इनकम। अब देखिए यहां पे IFRS अलर्ट लिखा हुआ है, अपडेट ऑन IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड द प्रोसीड्स received from selling output, ठीक, before the asset is ready for it intended use to be recognized as an income in the profit and loss। यानी कि एसेट को जब हम लोग काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो भी बेटा खर्चा कर रहे थे, यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, मेरे साथ है, यहां तक बात समझ आ रही है? जब तक कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो सर वो तो अभी टेस्ट रन चलाया जा रहा है, उसमें हमारा खर्चा हो रहा है और कुछ सैंपल्स बन रहे हैं। तो सर सैंपल्स का हम क्या चार्ज डालेंगे? सर आज से पहले ट्रीटमेंट क्या था कि वो जो सैंपल्स बेच के जो पैसा आता हम लोग क्या कर देते? टेस्ट रन और सैंपल की कॉस्ट को नेट ऑफ कर देते। बेटा ये बात सब साथियों को क्लियर है? नेट ऑफ कर देते। लेकिन अब IFRS के अंदर कुछ अलर्ट चेंजेस आए हैं, उसने कहा कि भाई वो जो सैंपल बेच के जो पैसा आ रहा है उसको तुम कहां ट्रीट करो? प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम ट्रीट करो, और सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ कैपिटलाइज कौन सा अमाउंट होगा? बोलिए, वो जो टेस्ट रन वाला अमाउंट। आगे बढ़ते हैं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जिसके बारे में हम लोग आइडिया ले चुके हैं, और यहां पे कुछ लिखत पढ़त में बात लिखी हुई है
क्या दी ओनरशिप ऑफ, अच्छा डिसमेंटलिंग कॉस्ट बोले या डीकमीशनिंग कॉस्ट बोले या साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट बोले, दी ओनरशिप ऑफ एसेट मे कम विद एन ऑब्लिगेशन, यानी कि एसेट की ओनरशिप हमारे पास इस जिम्मेदारी के साथ आ सकती है कि भाई हम एसेट को फ्यूचर में क्या करेंगे, डिसमेंटल करेंगे, रिमूव करेंगे और साइट को क्या करेंगे बोलिए, रिस्टोर, जहां पे उसको लोकेट हमने किया गया है, लेकिन कब करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। क्या ये आपको दो लाइनें जो लिखी हुई हैं समझ आ रही है बात? ठीक है जी, यानी कि एसेट की कुछ एसेट की ओनरशिप हमें मिलती ही उस वक्त है जब हम अपने पे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर लेते हैं, और वो ऑब्लिगेशन हो सकती है या तो मॉरल हो या तो वो लीगल हो। अगर सरकार खामोश है, ठीक, तो हम बोलेंगे भाई सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हम समझते हैं इसको अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन, क्योंकि सर वहां जहां पे हमने ये एसिड इंस्टॉल किया वहां के लोग मुतासर हुए, वो अपनी जगह छोड़ के चले गए, वहां का पानी मुतासर हुआ है सर, वहां पे जो जानवर थे सर वो मुतासर हुए, वो वहां पे पूरा का पूरा निजाम जो है, क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है या न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो सर वहां पे ठीक ठाक किस्म के डैमेजेस हुए हैं, तो हम सर अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि हमने अल्लाह को तो जवाब देना है। यहां पे अगर सरकार खामोश है और हम अपनी लीगल के बजाय मॉरल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो ट्रीटमेंट बेटा यही वाला होगा। ये वाली बात समझ आई? इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑब्लिगेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो या तो वो हो, यहां पे ये नहीं लिखी हुई बात कि वो मॉरल है या लीगल है, बस लिखी हुई क्या है बात बोलिए, ऑब्लिगेशन। अच्छा जी, तो क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे दो लाइनों में जो बात लिखी हुई और मैंने जो अपने हिसाब से थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी, पूरा रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है जी, अब देखिए, दिस ऑब्लिगेशन में अराइज सिंपली बाय परचेजिंग द एसेट। मैंने क्या बात बोली थी सर, मैंने एसेट परचेज किया, उसके ऊपर कॉस्ट कितनी इनकर हुई, 100 मिलियन। सर एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो खर्चा किया वो कितना किया, 30 मिलियन। तो सर एसेट अब तक मुझे पड़ कितने का गया बोलिए, 130 मिलियन का। दिस ऑब्लिगेशन में अराइज सिंपली बाय परचेजिंग द एसेट और थ्रू द यूज ऑफ एसेट। दूसरा पॉइंट, इट इज द ओनली कॉस्ट दैट इज इनकर्ड इन फ्यूचर बट विल बी कैपिटलाइज्ड टुडे। बड़ी स्ट्रिक्टली बात बोल रहे हैं, ये वो वाहिद कॉस्ट है, ये वो वाहिद कॉस्ट है जो कि कब इनकर होगी, फ्यूचर में इनकर होगी, लेकिन इसको अपन कैपिटलाइज कब करेंगे, आज करेंगे। क्यों? ये हमारा डिस्कशन हुआ था सर, मैं इसको फ्यूचर में इसलिए रिकॉर्ड नहीं करूंगा एक्सपेंस के तौर पे। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे इसका फायदा सिर्फ 5वें साल नहीं मिल रहा, मुझे इसका फायदा 5 सालों पे मिल रहा है, और ये वो कॉस्ट है जिसके इनकर करने की वजह से मैं एसेट को इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ओवरऑल अकाउंटिंग में एक ऐसी कॉस्ट जो आपको नजर आएगी, जो इनकर हो रही होगी बाद में, लेकिन उसको रिकॉर्ड किया जा रहा होगा आज, तो वो कॉस्ट क्या कहलाएगी? पूरी अकाउंटिंग में उस कॉस्ट को नाम क्या देंगे बोलिए, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। मैंने भी बात समझाई, लफ्जों का सहारा लिया ताकि दिमाग में बात पक्की तरीके से बैठ जाए। दीज कॉस्ट मस्ट बी एस्टिमेटेड एंड इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट एट प्रेजेंट वैल्यू। आई होप सभी को अल्फाज में मुश्किलात नहीं हुई होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे वही बात जिसकी मैं कर रहा था। अच्छा जी, अब एक छोटी सी एग्जांपल है, ऑटम 2002 का एक सवाल है, निपॉन लिमिटेड। आ जाए जल्दी से कर लेते हैं। ख्वाहिशात में बहुत सारी लेके बैठा हुआ हूँ कि सर पेज नंबर 6 पे जो एग्जांपल है हम ये करेंगे, फिर पेज नंबर 7 पे जो एग्जांपल है ये करेंगे, फिर पेज नंबर 8 पे एग्जांपल है ये करेंगे, देख रहे हैं। और पेज नंबर 8 पे आपको डिसमेंटलिंग कॉस्ट की भी कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही हैं, 2। शुरू में हमने एक आइडिया ले लिया, उसके बाद थोड़ा सा मजीद वर्कआउट करना है उसके ऊपर, और फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर छोटा सा एक पैराग्राफ बनाया हुआ है। ये पैराग्राफ जो बना हुआ है इसको हम अपने तौर पे पूरा खोलेंगे, जिसमें हम देखेंगे भाई कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो रोजमर्रा की बेसिस पे हो रहे हो, यानी कि बेसिकली पेज नंबर 9 पे जो हमारा डिस्कशन होगा ना, वो तफसीलन डिस्कशन होगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे और कैपिटल एक्सपेंसेस पे। बात समझ आई? सिर्फ ये नहीं होगा सर हमने तेल पानी डलवा दिया तो रेवेन्यू एक्सपेंस, सर वो हमने मशीनरी खरीद ली तो कैपिटल एक्सपेंस। यहां से बात शुरू करेंगे लेकिन थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाएंगे। तो मैंने पूरा पेज जो छोड़ा हुआ है इसमें हमने कुछ अपने मंजन बेचने। और फिर देखिए पेज नंबर 10 पे आपको नजर आ रहा है मेजर इंस्पेक्शन, पता नहीं सर ये क्या है, जो भी होगा देखेंगे। और पेज नंबर 11 पे आपको नजर आ रहा होगा ये है क्या, एक्सचेंज ऑफ एसेट। और इस हवाले से मैं कुछ बोर्ड पे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कराऊंगा। जो भी यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ये रटने का नहीं है, ये समझने का है। लेकिन वो काम जब हम बोर्ड पे समझ लेंगे तो फिर मैं बोलूंगा आए इसको मुस्कुरा के देखें क्या इसकी बातें जो कर रहा है समझ आ रही है। इस तरह से हमारी तरतीब होगी। और उसके बाद एक आईकेप का पास पेपर का सवाल है,
और स्टडी टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, वो हम लोग करेंगे। आ जाइए पेज नंबर 5। अच्छा, ये काम जब हमारा किसी हद तक खत्म हो जाएगा, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कशन कर रहे हैं अब तक, बेटा अभी तक क्या हुआ काम, मेजरमेंट एंड रिकग्निशन हुआ, ये कॉस्ट आ गई, इस कॉस्ट के हवाले से एग्जांपल आएगी, सब्सिक्वेंट कॉस्ट देखेंगे या सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर देखेंगे, उसके बाद क्या होगा, सर एसिड, पुराना एसिड दे दो, नया एसिड ले लो, ठीक। उसकी अकाउंटिंग में हम ये देखेंगे कि नया एसिड जो हमारे पास आ रहा है उसको हमने डेबिट कितने से करना, यानी कि एक्सचेंज ऑफ एसिड में सिर्फ एक चीज का मकसद है हमारा, सिर्फ एक चीज लर्न करनी है फिलहाल कि एक्सचेंज ऑफ एसिड में सिर्फ हमने ये देखना है, पुराना एसिड दिया, नया एसिड लिया, पुराना एसिड की ये वैल्यू थी, फला नया एसिड की ये वैल्यू थी। इस पेज नंबर 11 का सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद कि नया एसिड जो तुम अपने पास लेके आ रहे हो उसको तुम डेबिट कितने से कराओगे, बस। यानी कि पेज नंबर 11 का आउटकम क्या है, जितने जो नया एसिड तुम लेके आ रहे हो उसको तुम डेबिट कितने से कराओगे। उसके अंदर कुछ रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, वो सिंपल रूल्स नहीं है। आ जाइए छोटी सी एग्जांपल इसको करते हैं। निपॉन लिमिटेड टुक डिलीवरी ऑफ लैंड सर्वर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2001. The list price of the equipment was rupees 1,50,000. List price, retail price. But Nippon Limited was able to negotiate a price of 100,000 with the supplier. Bargain discount. ठीक, तो इसका मतलब लिस्ट प्राइस कितनी है बेटा, 1.5 लाख। यहां पे ट्रेड डिस्काउंट बाकायदा तौर पे बोला हुआ नहीं है, लेकिन अल्फाजों से ही आपको बात पे हो रही है। देखिए अभी हमने जितना भी आइडिया लिया ना, अब जब हम इसके सवालात देखेंगे नैरेटिव फॉर्मेट में, मैं वही सारी बातें यहां पे रिलेट करूंगा इंशाल्लाह ताला, हम लोग इंग्लिश बन जाएंगे पहले के मुकाबले में। तो 1 लाख, हाउएवर, यानी कि अगर मैं अपनी परचेज प्राइस को रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो 1,50,000 माइनस क्या कराऊंगा, 50,000, तो कितना आ जाएगा 1 लाख। तो इसका मतलब परचेज प्राइस कितनी आ गई, 1 लाख। हाउएवर द सप्लायर चार्ज एन एडिशनल 3,400 टू इंस्टॉल एंड टेस्ट द इक्विपमेंट। क्या ये कॉस्ट एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? इसका मतलब 1 लाख में से 50 माइनस किया, फिर मजीद कितना ऐड किया, 3400। The supplier offered a 5% discount if Nippon Limited paid for the equipment and additional installation cost within 7 days. सर ये है सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, याद आ रही है बात? तो सर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट हम तो आज से पहले भी रिकॉर्ड करते हुए आ रहे थे, जब हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का टॉपिक पीआरसी 4 में किया था या ओ लेवल्स में किया था। वहां पे जब हमने बनाई थी कैश बुक, तो कैश बुक में जब हमने 3 कॉलम कैश बुक की बात की थी, तो एक कॉलम कैश का, दूसरा कॉलम बैंक का और तीसरा कॉलम कौन सा, डिस्काउंट अलाउ का और डिस्काउंट रिसीव का। तो सर हमने अपने जो कस्टमर था उसको कहा कि भाई साहब अगर इतने टाइम में तुम पेमेंट कर देते हो, सही है जी, तो हम आपको क्या करेंगे, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट देंगे। ये वो डिस्काउंट है जो कि हमारे पास एसेट की कॉस्ट में अफेक्ट नहीं करेगा। ये कहां पे जाएगा बोलिए, कैश बुक में चले जाएगा। और कैश बुक में हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, अलाउ की सूरत में या रिसीव की सूरत में? हम खरीद रहे हैं तो रिसीव की सूरत में रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब इस 5% का ताल्लुक जो है वो एसेट की कॉस्ट से नहीं बनता। मेरे भाई क्लियर है बात? अच्छा जी, निपॉन लिमिटेड वाज एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस एडिशनल डिस्काउंट, यानी कि इजाफी डिस्काउंट मिला। ट्रेड डिस्काउंट में बेटा कितनी बातें आती हैं, 2 बातें आती हैं। कौन सी थी? एक तो बार्गेन, दूसरा बल्क। और जो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है वो कौन सा कहलाता है आपका, सेटलमेंट डिस्काउंट, जो कि यहाँ पे नहीं आएगा। वो कहां पे आएगा? वही मैंने पुरानी सारी बात कर दी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और कैश बुक में डिस्काउंट रिसीव वाले कॉलम में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब तक क्या हुआ, 1.5 माइनस 50 प्लस 34 फुल स्टॉप। The installation of special electrical wiring for the server cost 1100। ऐड होगा नहीं होगा? ऐड होगा, 1100 प्लस में आ जाएगा। After initial testing, certain modification cost 1900 prove necessary। हमने बात की थी कि सर जब हमने एसिड को टेस्ट रन पे चलाया, हमें पता चला कि नहीं यार ये तो वो डिजायर्ड रिजल्ट्स हमें हासिल नहीं हो रहे, इसको यूं ना सही तो यूं कुछ कर लें। अभी बेसिकली कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट बेटा नहीं हुई है, तो कमर्शियली जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट उस वक्त तक नहीं हो जाएगी जब तक ओके की पूरी अप्रूवल की रिपोर्ट ना आ जाए। तो अगर हम मॉडिफाई करा रहे हैं तो ये क्या करेंगे, एसिड कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा? बोले बन जाएगा। ऐड करा दिए, कितना, 1900।
MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टाफ were sent on a special training course to operate the server which costed rupees 9,900. सर बेसिकली ये कंपलसरी कॉस्ट तो है, ये कंपलसरी कॉस्ट तो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन सर आपने चले अगर इस कॉस्ट को अपने पास कैपिटलाइज कर लिया तो ये तो बेसिकली हमारी बुनियादें हिला रही है कॉस्ट। अगर इसको हम लोग करते हैं कैपिटलाइज, क्यों बुनियादें हिला रही है? सर वो जिस बंदे को आपने ट्रेनिंग दी, क्या इस बात की गारंटी है कि वो आपके पास 5 साल तक ही आपके पास काम करे? नहीं सर, हमारा एम्प्लॉइज पे कंट्रोल नहीं होता, और जब हमारा किसी पे कंट्रोल नहीं है तो हम लोग उसको अपना एसेट तस्लीम नहीं कर सकते। बेटा क्या ये बात समझ आ रही है? सर उससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 5 साल का, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया जो पेनल्टी है वो पे कर देगा। अगेन बात क्या हो रही है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स पे कंट्रोल नहीं है। जब हमारा कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब एसिड की जो बुनियादी बात थी, क्या कंट्रोल तो बाबा मस्ट है। अगर कंट्रोल नहीं है तो जितना भी वो ना पीटा कर लो, इसको तुम अपने पास एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते। आगे देखिए, The equipment was insured against fire and theft at a premium of 4% per annum of cost. अब सुनिए सर, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो खर्चा था वो तो हमने कर लिया। हमने बोला यार एक काम करते हैं, इंश्योरेंस भी साल भर की करा लेते हैं। ठीक, पहला साल एंड हुआ, हमने बोला अगले साल भी बाबा इसकी इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक, दूसरा साल हुआ, तीसरा साल भी हमने बोला इंश्योरेंस करा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हर साल इंश्योरेंस को एसिड कॉस्ट का पार्ट बना रहे हैं। एसिड ढेर हो चुका है, मर चुका है एसिड, लेकिन क्या है कि एसिड की अभी भी जान बाकी है। वो क्या, क्यों जान बाकी है? क्योंकि आप हर साल उसकी कॉस्ट में इंश्योरेंस को ऐड कर रहे थे। तो बेसिकली एक पॉइंट यहां पे लिखिएगा, जो रिकरिंग कॉस्ट होती है वो एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। तो अपने पास नोट करके लिखिए। और ये जो इंश्योरेंस है, ठीक, ये कौन सी कॉस्ट है? ये वन टाइम कॉस्ट है या रिकरिंग कॉस्ट है? सर अभी तो आपने बात की थी कि इंश्योरेंस को आपने एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, तो यहां पे आप बोल रहे हैं सर वो जो इंश्योरेंस जिसको एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाना था वो कौन सी इंश्योरेंस थी? वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट थी। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जो है वो एसिड की कॉस्ट का बनेगा पार्ट। इसके अलावा जो दूसरी इंश्योरेंस हम करा रहे हैं चोरी चकारी से बचने की या नुकसान से बचने की, तो सर ये जो कॉस्ट है ये हमारी एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? मैं आपसे पूछता हूं भाई इंश्योरेंस क्यों नहीं आया? सर रिकरिंग कॉस्ट जो है ना वो एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। तो आपने लिख लिया नोट करके, रिकरिंग कॉस्ट आर नॉट कैपिटलाइज्ड। आगे देखिए, अ मेंटेनेंस एग्रीमेंट वाज एंटर्ड विद अ कंपनी व्हिच प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड 24 आवर्स ब्रेकडाउन कवर फॉर 1 ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 3,500। सर देखें, एसिड की कॉस्ट के अंदर बेटा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे शर्मिंदगी थोड़ी बहुत हो रही है इस हवाले से कि मैं चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं। परचेज प्राइस बस, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट बहुत सारी बातें, लेकिन अल्फाज जो मैं आपको थ्रो कर रहा हूं ना इसके पीछे पड़ जाओ। अबे भाई एसिड को चालू करने से पहले ना जानी जितना भी कॉस्ट लगेगा ना वो मैं उसके अंदर ऐड कराऊंगा। अबे यार मैंने इंश्योरेंस, अबे ये तो बात की बात है यार, मैंने बंदों की ट्रेनिंग की, लाखों रुपए खर्च हुआ। अबे बंदे तेरे कंट्रोल में, घंटा तुझे जलील करके चले जाएंगे। अब देखो हम लोग इस अंदाज से भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले अपना हुदूद बना लेना है। जहां कोई हुदूद पार करेगा हम बोलेंगे नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। डिसमेंटलिंग कॉस्ट के बारे में हमने बात बोली, अबे ये तो 5वें साल इनकर होगी, तू आज इसको कैपिटलाइज कर रहा है। अबे यार बात तो सुन, इसका बेनिफिट तुझे उस साल मिलेगा 5 साल में? अबे यार 5 साल मिलेगा तो उसका मतलब तू 5वें साल इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकता। नहीं यार मैं करूंगा। मैंने बोला अगर तूने 5वें साल इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया ना तो तूने अकाउंटिंग का जो मेजर एक कॉन्सेप्ट था, इसका नाम था अक्रूवल मैचिंग कॉन्सेप्ट, उसकी तुमने ABCD कर दी। वो वाला अल्फाज जो आप सोच रहे हैं मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन मैं मजबूर हूं। सही है, अब सुनिए, वो हो गया, निकल गया, आपको तसल्ली होगी। अच्छा अब सुनिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जिस साल की इनकम है उस साल रिकॉर्ड करो, जिस साल का एक्सपेंस है उस साल रिकॉर्ड करो। मैं भी सिर्फ डिसमेंटलिंग के हवाले से बात करता हूं। तो सर अगर मैंने उसको 5वें साल एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया तो आप मुझे बताइए उसकी इनकम 5 सालों पे आ रही थी या सिर्फ 5वें साल आ रही थी? 5 सालों पे आ रही थी। इसका मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ गई। और अगर सर मैं इसको कैपिटलाइज करता हूं तो उसका बेनिफिट उसका कितने सालों तक मिलेगा? 5 सालों तक मिलेगा। और एसेट की वैल्यू में जो डेप्रिसिएशन है वो भी हर साल थोड़ा रिकॉर्ड होता है। तो सर यहां पे मैचिंग कॉन्सेप्ट की वाह होगी। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो अगर हमने करना है, इसी वजह से हम लोगों ने डिसमेंटलिंग कॉस्ट को क्या किया, डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद एसेट की कॉस्ट का उसको क्या बना दिया, बोलिए, पार्ट बना दिया। तो एसेट की कॉस्ट के अंदर सिर्फ 3 चीजें आनी है, परचेज प्राइस, दूसरा
डायरेक्ट एट्रीब्यूटेड कॉस्ट, और तीसरा क्या आ गया, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ गई बेटा, आपने बताया टोटल जवाब कितना है निपॉन का, 10,106,400, ये हमारे एसेट की आ गई कॉस्ट। अच्छा अगले सवाल को देखिए जो कि पेज नंबर 6 पे है, ये आपने ट्राई करना है, और पेज नंबर 7 पे जो सवाल है एग्जांपल आई कैप की, ये भी आपने ट्राई कर लेनी है। यानी कि पेज नंबर 6 पे जो एग्जांपल है ये आपने ट्राई करनी है, हम क्लास में डिस्कस करेंगे, और पेज 7 पे जो एग्जांपल है ये भी आप ट्राई करेंगे, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ऑल्दो इस हवाले से जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने अपने एंड पे ट्राई करना है, और फिर इंशाल्लाह इसकी अगली क्लास होगी हमारी, उसमें फिर हम इस काम को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ तक चीजें क्लियर है, अभी हमने कोई जबरदस्त काम शुरू नहीं किया, अगली क्लास में क्या काम करना है उसका मैंने आपको आइडिया दे दिया, और उसके बाद जो होगा होपफुली जो चौथी क्लास हमारी होगी, ये तो 2 क्लासेस हो गई हैं, तीसरी क्लास में इसका रिमेनिंग काम कवर अप कर लेंगे, और जो चौथी हमारी क्लास होगी वहां से शुरू हो जाएगा डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन जो कि पीआरसी में आपने किया था, उस एरिया को कवर अप करेंगे, और उसके बाद फिर पूरा FAR1 जो है वो हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा। हाँ जी, यहां तक हम क्लास रखते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अगली क्लास में जल्द मुलाकात हो जाए। बाय बाय।